नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज चर्चा करेंगे तीन महत्वपूर्ण फैसलों में, तीन महत्वपूर्ण मामलों में। आज कोर्ट को फैसला देना था। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मामले में और ताजमहल के मामले में। तो जो फैसले आए हैं उसके हिसाब से ज्ञानवापी पर रार है, मथुरा पर तकरार है और ताजमहल मामले में फटकार है। जो महत्वपूर्ण मामले हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, उसको लेकर के सर्वे शुरू हुआ है। और तो उस मामले में, इस मामले ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटेंगे और 17 मई से पहले फिर से सर्वे शुरू होगा। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी मामलों के निपटारे मथुरा कोर्ट को 4 महीने के अंदर करने के निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला ये ताजमहल का है। और मुझे लगता भी है कि जो अयोध्या का मामला है, मथुरा का मामला है, काशी का मामला है, इनसे ताजमहल का मामला इन्हें मिक्सअप भी नहीं किया जा सकता, इन्हें मिलाया नहीं जा सकता और ना इस श्रेणी में रखा जा सकता है ताजमहल के मामले को। और ये शायद पहली बार नहीं हुआ है जब ताजमहल का नाम बदलने के लिए मांग उठी है। ताजमहल का नाम तेजो महल बनाने कहने के लिए मांग उठी है। और इस बार रजनीश सिंह एक नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की और उनका के साथ हम सर्च करना चाहते हैं और जो 22 बंद कमरे हैं ताजमहल के, उन्हें खुलवाया जाए। तो इस मामले में फैसला देते हुए जो दो जजों की, दो माननीय न्यायमूर्तियों की जो बेंच थी, DK उपाध्याय जी और सुभाष विद्यार्थी, इन्होंने इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है। जो जनहित याचिका करता है उनसे कहा है कि आप अपने हद में रहिए और MA करिए और PhD करिए और इस विषय पर मतलब कॉलेज जाइए, PhD करिए और अगर कोई PhD ना करने दे सके तो मेरे पास आइए। और उन्होंने कहा कि जो फैसला है, आप कोर्ट का पक्ष जानना चाहते हैं तो इस मामले में जो प्रशासन का पक्ष है वही बयान है आखिरी कि जो कमरे हैं, 22 कमरे हैं, वो सुरक्षा कारणों से बंद हैं। और इस मामले में जो बार बार यही कहा कि आपको करना है, आपको रिसर्च करना है तो आप एडमिशन लीजिए, MA करिए, PhD करिए। और ये सब चीज़ें नहीं। आज आप कह रहे हैं कि उन कमरों, यहाँ तक कहा कि आप आज ये कह रहे हैं कि हम ताजमहल के उन कमरों में जाना चाहते हैं, कल आप ये कहेंगे कि हम माननीय जो न्यायमूर्ति हैं उनके विशेष चैम्बर जो है उनमें जाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ये सब करके अलाधिकार चेष्टा कर रहे हैं और अपनी हद में रहें, ये कड़ी फटकार लगाई है। और इस तरह से इस मामले को एक बार फिर समाप्त कर दिया है हाई कोर्ट ने कि ये जो चीज़ें हैं, जो मांग की गई थी कि कमरे खोले जाए, नाम बदला जाए, शाहजहां ने इसका नहीं करवाया, ये सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के। लेकिन उसके बाद में भी रजनीश सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर के और आगे बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें पूरे दिन का घटनाक्रम रहा है आज का। और सबसे महत्वपूर्ण फैसला आज यही रहा है ताजमहल का मामला, क्योंकि बार बार मांग उठती रही है ताजमहल को लेकर के कि साहब वहाँ मंदिर है, नाम बदल दिया जाए, शाहजहां ने इसको नहीं बनवाया है, तमाम सी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। और उस मामले में बिल्कुल साफ कर दिया है माननीय जो न्यायमूर्ति है, तो उन्होंने इस मामले में आज अपने फैसले में बिल्कुल साफ और आज एक कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो जनहित याचिका का जो उद्देश्य है उसे आप समाप्त मत करिए, उसे आप वो मत करिए, उसे जो है समाप्त मत करिए और आप अपनी सीमा में रहें
आपको ज़्यादा करना है तो आप पीएचडी करिए, एमए करिए और तमाम फिर बताए कि क्या क्या डिग्रियाँ करिए, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए और वहाँ आपको अगर इस विषय पर कोई पीएचडी ना करने दे तब आप मेरे पास आइए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ताजमहल को लेकर के ये बार बार जो मांग उठती है और क्या स्थितियाँ हैं। 1934 में बताते हैं कि अंतिम बार ये जो 22 बंद कमरे हैं जिनकी चर्चा शुरू हुई है वो खोले गए थे। 88 साल से ये कमरे बंद हैं और प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा के कारणों से इन्हें बंद किया गया है। तो यही हम आज चर्चा करेंगे कि ज्ञान वापी पर रार, मथुरा पर तकरार और ताजमहल पर फटकार। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं और वरुण त्रिपाठी जी हैं और आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत हैं, सुशील जी हैं भाजपा से। ये पैनल है आज की डिबेट का और विवेक जी से ही शुरुआत करते हैं कि जो ताजमहल को लेकर के जो जिस तरह से फटकार लगाई है जजों ने, ये जो जनहित याचिका PIL करता है उनको और बताते हैं कि ये अयोध्या के मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने दावा ये किया था कि जो बंद कमरे हैं उसमें मूर्तियां रखी हैं, शिलालेख रखे हैं और इन्हें खोला जाए ताकि उन पर रिसर्च की जा सके, ये इनका कहना था। लेकिन कल ही फटकार लगाई है लंच से पहले और लंच के बाद जो इस पर सुनवाई हुई है उसके दौरान में और इससे PIL को वापस लेने की भी अनुमति नहीं दी जो बेंच थी जजों की, बल्कि यही उसे विधिवत रूप से उसे खारिज कर दिया है। तो ये जो मांग बार बार की रहती है ताजमहल को लेकर के, वो एक हद तक यहाँ पर समाप्त हुई है। हालांकि रजनीश सिंह अब भी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। विवेक जी। ताजमहल आज जो विषय आपका है, ज्ञानवापी मस्जिद का या मथुरा का और ताजमहल का क्योंकि आपने पूरा विस्तार से बताया कि किस तरीके से कोर्ट ने याचिका के ऊपर जिस तरह जवाब दिया और जिस तरह तर्क टिप्पणियां की हैं, वो एक बहुत ही सामयिक टिप्पणियां हैं। और एक बात तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अयोध्या के मीडिया प्रभारी हैं। देखिए, अब जब अयोध्या के मीडिया प्रभारी हैं तो आप उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं, बताइए। पहले ये तो अब पूरा जिसे कहते हैं ना कि सारी चीज स्पष्ट हो गई। अयोध्या के मीडिया प्रभारी हैं, वो अगर ताजमहल की अस्मिता पे सवाल उठा रहे हैं तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे मीडिया प्रभारी जी जो भाजपा के हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर नाम बदलने की बात है या उसका और है, तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी से पूछा उन्होंने, वो जब बाहर से कोई गेस्ट आता है तो 300 करोड़ की लागत से जो पटेल जी की मूर्ति बनी है उसको नहीं दिखाने ले जाते हैं, उसको ताजमहल दिखाने ले जाते हैं, चाहे पुतिन आए चाहे ट्रंप आए। तो अगर उसका नाम बदल गया, स्वरूप बदल गया, तो प्रधानमंत्री जी क्या दिखाने के ले जाएंगे उनको? ये भी तो सोचे कम से कम। वो है ताजमहल दिखाने वो हरेक को ले जाते हैं और उसके लिए उन्हीं की पार्टी के ये सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तो इस संदर्भ में जो कोर्ट ने टिप्पणी की है वो बहुत ही, इसका जितना उसकी एक प्रशंसा की जाए, बहुत ही सामयिक थी और देश के हित में थी वो टिप्पणी उन्होंने करी। और आप ताजमहल की बात जो आपने करी, जो उस पर जिस तरह से 2 जजों की पीठ ने जिस तरीके से कहा कि कल को आप ताजमहल की बात कर रहे हैं 22 कमरे खोलने की, कल को आप न्यायाधीश के कमरे की भी कहेंगे, तो ये बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छा एक इस पे जो उन्होंने अपना सुनाया और जो बात टिप्पणी की है, तो वो आज जिस तरीके से चीजें सारी उठ रही हैं उसमें अब देखिए देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। इस तरह की जो चीजें उठाई जा रही हैं और इसमें अब केवल न्यायपालिका
से ही उम्मीद है। जिस तरीके से न्यायपालिका ने ताजमहल को लेके अपनी टिप्पणियां की हैं, इसी तरीके की चीजें आगे भी चीजों में न्यायपालिका को आगे आना होगा, तभी देश में चीजें सही तरीके से बढ़ पाएंगी। आज आप देखिए कि ये अगर अयोध्या के मीडिया प्रभारी ने ये बात उठाई है, तो ये ऐसा नहीं कि अचानक उठाई हो, ये कहीं न कहीं से एक पार्टी की लाइन है। जिस पार्टी लाइन पे वो एक अच्छा पद पाने के लिए या आगे और कोई उनकी मंशा हो सांसद बनने की या मंत्री बनने की, तो ये वो जानते हैं कि यही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि जरिए हम भाजपा में अपनी पैठ बना सकते हैं वाया आरएसएस के। तो ये सब सारा कुछ इसीलिए उपक्रम हो रहा है ये, और ये कोई उपक्रम होने के पीछे सिर्फ भाजपा की राजनीति है। जो आप ये सोच के देखिए आज वर्मा जी कि राम जन्मभूमि का मुद्दा जो उठाया गया था, आज जिस तरीके से उसके साथ में आज ज्ञान वापी की बात हो रही है। जब अयोध्या निपट गया, वो तीर आपके हाथ से निकल गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मंदिर वहां पे बन रहा है। अब आपको लगा कि अब मुद्दा क्या उठाना चाहिए, तो ज्ञान वापी, मथुरा, ताजमहल और कुतुब मीनार भी लाइन में है वर्मा जी। शायद आपको नहीं मालूम है, कुतुब मीनार भी लाइन में है। वहां पे भी कुछ शोध किया है भाजपा के लोगों ने, उनका शोध पत्र भी प्रकाशित हुआ है, उस पर भी काम चल रहा है। ये कुतुब मीनार भी है ये। तो आप ये देखिए कि देश अगर राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया था, अगर भाजपा की मंशा इनके जरिए से सत्ता पाने की ना होती, तो भाजपा राम जन्मभूमि के साथ ही एक बार में सारा श्वेत पत्र जारी कर देती कि पूरे देश में ये तरीके से सब हुआ है। ताजमहल को लेके, कुतुब मीनार को लेके, ज्ञान वापी को लेके, मथुरा को लेके, जहां जहां पूरे देश में हुआ था, पूरा एक श्वेत पत्र निकाल देती कि ये अगर हम सत्ता में आए तो हम इन सबको बाजी भग दिलाएंगे। इससे क्या होता कि सत्ता केवल एक बार भाजपा को मिलती, लेकिन इन्हें तो बराबर सत्ता चाहिए थी, इसलिए एक मुद्दे से सत्ता मिली, अब दूसरा मुद्दा इनको चाहिए है, उसके जरिए सत्ता पाना चाहते हैं। तो ये कुल मिला के सारा खेल सत्ता पाने के लिए है। आज जरूरत थी, आज देश का कर्ज दुगना कैसे हो गया 8 सालों में, इसके बारे में कोई याचिका दायर होती, भाजपा के लोग करते। ये या यूक्रेन से जो हमारे बच्चे आए थे उनका क्या हो रहा है, हर जगह वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए, अभी तक सरकार ने उसके बारे में पत्ते नहीं खोले हैं। गेहूं का आप देखिए, अभी गेहूं का जो आटा महंगा हुआ है, इसके पीछे आप जानिए क्या हो रहा है। इसके पीछे भी बड़े खेल चल रहे हैं। क्या आपने किसी अखबार में पढ़ा कि सरकार ने ये कभी जानने की कोशिश करी कि गेहूं के केंद्रों पे खरीद क्यों नहीं हो रही है, किसान गेहूं के केंद्रों पे क्यों नहीं जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा एक चल रहा है, खेल चल रहा है, जिसका आम आदमी, आम जनता पे उसका असर महंगाई के रूप में पड़ रहा। ठीक है। तो आज इन चीजों की जरूरत थी कि आज आप इनको बताते, इनके बजाय ये अगर बताए भाजपा या इनके लोग बताएं, तो इससे बड़ा कोई राष्ट्र धर्म इसमें नहीं होगा जिसको आप राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखे हुए हैं। अगर कोई आपसे इस तरह की बात करता है या सवाल उठाता है। राजपूत सर, ताजमहल की जो बात आई है, तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि वो तो एक पर्यटक स्थल है और विश्व में 7 अजूबों में शामिल है, और जिससे देश की, भारत की एक पहचान है और हमारी एक विरासत है, धरोहर है। अगर उसको विवाद में डालेंगे, उस पर भी विवाद होगा, हमारी धरोहर पर भी राजनीति होगी और ऐसे प्रोपोगंडा लाए जाएंगे, तो मेरा निजी यही मानना है कि वो दिन दूर नहीं है जो विदेशों से पर्यटक के माध्यम से जो पैसा, जो आमदनी भारत को होती है, उस पर कहीं न कहीं विराम लगे, और ये बहुत ही चिंताजनक बात होगी। और दूसरी बात, मथुरा की बात आती है,
तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, तो कृष्ण जन्मभूमि की बात आती है, लेकिन वहीं से यमुना भी गुजरती है, तो यमुना की सफाई की भी बात आनी चाहिए। तब तो एक बात मजबूत कि नहीं, बात धर्म को, जाति को, मजहब को लेके, आपस में बंटवारे को लेकर बीजेपी बात करती है, कभी भी ऐसी बात नहीं करती है जहां पर विकास की बात हो। तो ये सब बातें जो है, कुल मिलाकर वही प्रश्न आता है घूम कर कि अब कुछ रहा नहीं इनके पास कहने के लिए। जनता सवाल पूछेगी कि आपने विकास क्या किया, तो कहीं ना कहीं से ऐसा मुद्दा लाइए जहां से जनता का विकास की बात भूल जाए और ऐसी बातों में उलझ जाए जो कि धर्म की बात हो, बंटवारे की बात हो। यही इनकी राजनीति रहती है भारतीय जनता पार्टी की। और इसके साथ साथ मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि जब आप पीछे वाले चुनाव भी उठा के देख लीजिए कि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, तब ऐसे मुद्दों को सामने लाया जाता है, लोगों के ध्यान भटकाए जाते हैं, और जहां से ऐसी राजनीति, मतलब राजनीति क्या कहें उसको, गंदी सोच कहेंगे, जिससे लोगों की मानसिकता का हनन होता है। और अगर कोई उस सवाल उठाता है या जवाब मांगता है तो बुलडोजर चला देंगे, नहीं तो उसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। हम जो है मानव जाति के जो अधिकार हैं उनका कतई ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं तो यही कहूंगा, अगर कहीं से मेरी बात उच्च पदों पर बैठे लोग सुन रहे हों, आपके चैनल के माध्यम से ये बात वहां तक पहुंचे, तो मैं कहूंगा सबसे पहले मानव के जो हमारे देश में जो उनके मूल अधिकार हैं, अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। उन अधिकारों को स्वतंत्रता के साथ उसको मिलना चाहिए और उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी। जी भाई साहब, आवाज आ रही है? सबसे पहले भाई साहब मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इतिहास को मानती है, संविधान को मानती है, या जातिवाद को मानती है, या पार्टीवाद को मानती है, या आगरा को मानती है, या अयोध्या को मानती है, या मथुरा को मानती है? मैं ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि नाम बदलना, नाम तो बहुत जल्दी बदलवा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के काफी लोग पदाधिकारी जो बैठे हुए ऊपर, लेकिन उन नामों के पीछे कुछ राज भी छिपा हुआ है। वो मालूम है या नहीं मालूम है, ये हम बताना चाह रहा हूं, जो सुन लें सभी लोग, कि आपने कभी गुंडागर्दी पर याचिका दायर की? जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुंडागर्दी चल रही है, आपने याचिका दायर की? आपने नाम मथुरा पर नाम विवाद खड़ा करने के, हम वहां पर आएंगे तो मंदिर वहीं बनाएंगे। सिर्फ आपके पास एजेंडा आना चाहिए, कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, भारतीय जनता पार्टी के पास एजेंडा आना चाहिए। आप बताइए कि आप नाम में अगर श्रद्धा रखते हो, या संविधान पर श्रद्धा रखते हो, या संविधान को मानते हो, या इतिहास को मानते हो। सभी लोग जानते हैं आगरा में ताजमहल किसने बनवाया था। आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा, इतिहास ने भी कहा है, इतिहास में भी लिखा जाता है, किताबों पर भी लिखा जाता है कि ताजमहल किसने बनवाया और कहां से ताजमहल आया। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा पर कृष्ण जी की जन्म स्थल, जहां पर जेल के अंदर रहे, मथुरा में बना हुआ है। सभी इतिहास के माध्यम से नहीं, सिर्फ किताबों के माध्यम से जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। उसका भी नाम आप बदलने के लिए तैयार हो जाओगे कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊपर आ जाए। सिर्फ इसके अलावा और कोई काम आप भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग भूल रहे हैं, शायद ध्यान लगवा दें कि अभी थोड़े दिन पहले एक राशन कार्ड की बात आई थी। भाई, आपने फ्री में राशन दिया कि किसी ने आपसे, जनता ने नहीं कहा था कि फ्री में राशन दीजिए। जनता तो सिर्फ अब उसमें
कोविड-19 का पालन करने के लिए सड़कों पर निकल रही थी, एक-एक करके निकल रही थी, तो आप उसको जनता को भूखों मरवा रहे थे। इसलिए आपने राशन दिया कि जनता भूखी ना मरे। 5 किलो पर किसी का पेट नहीं भरता, आपको पता भी होगा। आज आपने उस एजेंडा में रख दिया कि राशन कार्ड वापिस करो, अन्यथा इसकी वसूली होगी। आपने जब राशन कार्ड दिए थे तो आप बताइए, कहीं घोषणा पत्र में लिखा था कि गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी को राशन कार्ड लेने की जिसकी इच्छा होगी वही ले सकता है, इसकी नहीं होगी उसे नहीं राशन कार्ड मिल सकता, राशन नहीं मिलेगा। और आज 5 किलो अनाज आप अगर दे रहे हो तो आपको पता होगा कि 5 किलो अनाज में 1 महीना कौन टाइम अपना पास कर सकता है, कि हम या आप या कोई भी। जी भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा देखिए जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या मथुरा हो या ताजमहल हो, आप देखिए कि बनारस की जो बात रही ज्ञानवापी की, तो साहब हाई कोर्ट में 29 मार्च से पर डे इस पे कार्रवाई चल रही है। और 1991 में साहब बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साहब याचिका दायर हुई थी। तो आप देखिए उसके बाद क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस मामले पर फैसला आ पाता, उससे पहले साहब हाई कोर्ट ने साहब स्टे दिया। फिर 2019 में साहब याचिका फिर एक दायर होती है। उसके बाद साहब बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पता करने के लिए साहब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कराने का साहब आदेश दिया। उसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब वहाँ कोर्ट कमिश्नर साहब कोर्ट के आदेशानुसार साहब पहुँचते हैं संगाल गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी कराने, तो तमाम तीखी नोक-झोंक होती है। तो दूसरा इसमें है साहब ऑर्डिनरी कमिश्नरी सर्वे। तो साहब इसका ये मतलब है कि साहब आंखों देखा जो वहाँ आपको फिजिकल रूप से साहब दिखाई देगा। तो इसमें भी साहब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। तो कानून के तमाम अलग अलग पैमाने, अलग अलग दायरे हैं, उस पर कोर्ट स्वयं संज्ञान ले रहा है। तो कोर्ट के विषय में कुछ कहना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। लेकिन जहाँ तक रही आगरा की बात, दो जजों की साहब बेंच ने जो साहब फैसला सुनाया, साहब देखिए कि जो 2 जज बैठे हुए थे साहब कोर्ट के अंदर, साहब उन्हें इतनी तीखी और तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। और देखिए साहब कि जिस तरीके से PIL उन्होंने खारिज की, और साहब वो कहते हैं कि PhD करके आइए, MA करके आइए, उसके बाद हमारे पास आइए। और 22 कमरे जिन सुरक्षा कारणों के बंद है साहब 1934 से साहब वो कमरे बंद हैं। तो कहीं ना कहीं न्यायमूर्ति हैं, अपने आप में तमाम फैसले सुनाते हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी उनका ज्ञान के इस पूरे कानून के ज्ञान में अपने स्तर से और संविधान का पालन करते हुए कुछ ना कुछ सोच समझ के जिस बेंच पे वो बैठे हैं, तो उसी के अनुसार उन्होंने जो अपना फैसला दिया। और कानून जो भी फैसला देगा, हम भारतीय नागरिक हैं, संविधान का पालन करना चाहिए। और कानून जो भी फैसला देगा, पूर्व में भी साहब राम मंदिर पे जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हम लोगों ने उसे स्वीकार किया। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों से भाजपा भागना चाहती है और कहीं ना कहीं एक बैकडोर से धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। धरातल से जुड़े हुए तमाम मुद्दे ऐसे हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो। डॉलर के मुकाबले साहब रुपए की क्या स्थिति है? जो 60 रुपए का डॉलर था, आज वो लगभग 75 के आसपास पहुंच रहा है। उसके बाद खाने पीने का तेल हो, GDP का आप 83% हिंदुस्तान पे कर्ज है साहब। जो 2014 से पहले साहब 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज था, वो आज की डेट में लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन्हें धरातल के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। धर्म और आस्था के आधार पे इन्होंने पूर्व में भी सरकार बनाई है। तो ये कहीं ना कहीं 2024 की पूरी तरीके से तैयारी है। जहां तक रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट जो भी और जैसा फैसला देगा, मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते कोर्ट का जो आदेश आएगा उसे स्वीकार करता हूं, मेरी पार्टी स्वीकार करेगी। भाई साहब, आज 3 परिदृश्य हम लोगों को दिखाई पड़े। निर्णय, अदालतों ने निर्णय दिया है।
सबसे पहले है ज्ञानवापी पर रार, मथुरा पे तकरार और ताजमहल पर फटकार। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 इसमें फैसले दिए हैं और सबसे पहले दिया है, मैं जिस पर बात से प्रारंभ करूंगी अपनी बात, बनारस जिला न्यायालय ने। जैसे कि आप लोग ताजमहल के मुद्दे पे बता रहे हैं, तो मैं उसी पे पहले शुरू करना चाहती हूँ कि ज्ञानवापी का जो मामला है, जैसा कि अभी वरुण जी ने बताया, मैं उसको दोबारा विस्तृत रूप में नहीं जाना चाहती हूँ। सर्वे कराने के लिए 2 दिन से कोर्ट कोशिश कर रहा है कि वहां पर सर्वे हो जाए, लेकिन जो वहां की कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सर्वे करने वालों को अंदर जाने ही नहीं दिया और उन्होंने इतने हास्यास्पद तर्क दिए कि ये तो पहले ही नहीं बताया गया कि अंदर जाएंगे, वीडियोग्राफी कराएंगे, और जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो उंगली से मस्जिद की दीवारों को खोद रहे हैं जिससे कि मस्जिद को खतरा हो सकता है और कोर्ट कमिश्नर बदले जाएं। तो इन सब बातों से वो होके मामला फिर से अदालत में पहुंच गया और जज साहब को बहुत ही स्पष्ट निर्णय देना पड़ा और उन्होंने कहा कि 17 मई तक सर्वे पूरा हो जाए और अगर ताला खोलना पड़े तो खोलिए और तोड़ना पड़े तो तोड़िए, और वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, और जो भी इसका विरोध करे या कुछ भी अदालत के निर्णय के खिलाफ हो तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाए और शासन मुकदमा दर्ज करे। तो एक निर्णय ये हुआ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दूसरा निर्णय दिया है मथुरा के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि मथुरा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है 4 महीने का समय दिया और कहा कि इस मामले से जुड़ी हुई जितनी भी याचिकाएं हैं उनका निस्तारण कर ले और 4 महीने में ये मामला निर्णायक स्थिति में पहुंच जाना चाहिए। और बहुत ही कड़े शब्दों में न्यायाधीश जी ने कहा कि चाहे एक पक्षकार पक्ष उपस्थित हो या ना हो, लेकिन कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। अब हम आते हैं ताजमहल के मुद्दे पर, जिस पर आप भी बता चुके और भी पूर्ववर्ती लोगों ने बताया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जो ताजमहल का मुद्दा है, भले ही उसको अयोध्या के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने ये पीआईएल याचिका दायर की हो, लेकिन ये हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस मांग का विरोध करती है, कभी भी इस पक्ष में नहीं है। हमने इस पक्ष को सरकारी रूप से, बीजेपी का अधिकृत पक्ष ये नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये बात है कि वो 22 कमरे खोले जाएं, तो 22 कमरों की चाबी औरंगजेब के पास नहीं है, पुरातात्विक विभाग के पास है। ऐसा नहीं है कि वो कभी खोले ही नहीं गए, वो खोले जाते हैं, पुरातत्व विभाग खोलता है, लेकिन वो जनसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं है कि जनसाधारण वहां पर जा सके। सुरक्षा कारण है और कई चीजें बताई गई हैं। और ये बात कहना कि बीजेपी इस चीज को हवा नहीं दे रही है, जब कोर्ट का निर्णय ज्ञानवापी मामले में मान्य है, आगरा ताजमहल मामले में मान्य है, तो ज्ञानवापी और मथुरा के बारे में क्यों नहीं मान्य है। कोर्ट जब इस बात की फटकार लगाता है तो सारे दल बहुत खुश हैं, और कोर्ट अगर ज्ञानवापी को और कृष्ण जन्मभूमि पर जवाब देता है तो बीजेपी का मुद्दा है। ये कैसी बात हुई? कोर्ट भी क्या 2 तरह की बात करेगा? मैं सभी प्रवक्ता गणों से ये बात पूछना चाहती हूँ। न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है, इसके लिए आप बीजेपी, अभी भैया पहला सर्वे चल रहा है, फिर आप बोलिएगा। वो न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है, इसको बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी मैं थोड़ा सा जो ताजमहल का मुद्दा है इसके विषय में कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहूंगी कि जयपुर रॉयल फैमिली की बीजेपी की सांसद है हमारी दिया कुमारी जी, उन्होंने भी ऐसा दावा किया, लेकिन ये अधिकृत दावा बीजेपी पार्टी की तरफ से नहीं है, कि उनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि उनकी ये जमीन थी और जिसपे शाहजहां ने मतलब उसको अधिकृत करके उसपे ताजमहल बनवाया है। और 1565 में इतिहासकार पीएन ओक ने भी ये दावा किया था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है। और 2015 में आगरा
चलिए फिर आगे बढ़िए। हाँ जी बोलिए, शुरू करिए। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इस डिबेट में न्यायपालिका को घसीट लिया गया। न्यायपालिका के सम्मान की बात हमारे वरुण जी ने भी कही, किसी ने भी नहीं कहा कि न्यायपालिका के 2 फैसले हैं या ज्ञानवापी का हमें ये लग रहा है ताजमहल के लिए अच्छा लग रहा है। ऐसा किसी वक्ता ने कोई बात नहीं कही। न्यायपालिका की भूमिका पे जो भाजपा की हमारी श्वेता जी ने कहा वो बिल्कुल उस पर गलत कहा उन्होंने। न्यायपालिका का यहाँ पे कोई भी प्रश्न नहीं था, न न्यायपालिका की कोई किसी के अपमान की बात थी। न्यायपालिका का सिर्फ इतना ही कहा कि जो ताजमहल को लेके न्यायपालिका ने टिप्पणी दी है वो बहुत ही सामायिक और देश हित में थी, और आगे जिस तरह का वातावरण चल रहा है उस पर न्यायपालिका के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन न्यायपालिका को कहीं कटघरे में नहीं खड़ा करा। दूसरी बात जो कही है कि ताजमहल को लेके कि ये भाजपा का अधिकृत नहीं है, तो ये भाजपा ने कोई इसको लेके बयान नहीं जारी किया। भाजपा के मीडिया प्रभारी इस तरह की PIL कर रहे हैं, और जिसको भले हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया हो, लेकिन फिर भी अयोध्या के मीडिया प्रभारी जी हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि पार्टी उनके साथ है। वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हमारी श्वेता जी कह रही हैं कि भाजपा उनके साथ नहीं है। तो ये विरोधाभासी वाली बात जरूर कौन सा दे रहा भाई साहब, नाम बताइए। दूसरा एक प्रवक्ता का नाम बताइए जिसने कहा हो कि हम ताजमहल को तेजो महालय बनाना चाह रहे हैं। आज कुतुब मीनार की बात करने वाले भी भाजपा के लोग हैं। आज भाजपा की देखिए, आप हैं या कोई भी श्वेता जी, तो हमने कोशिश करिए, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी लाइन बात जब भी करता है जो पार्टी लाइन की होती है। तो आज मीडिया प्रभारी ने बात करी या बात करी जो व्यक्तिगत के लिए खंडन होता वहां से। आपकी सरकार थी, आपके पार्टी के संगठन है, उसका खंडन होता, संगठन खंडन करता उसका। आपकी तरफ से भी मीडिया प्रभारी बहुत कुछ बोलते हैं, तब आप कह देते हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय है। नहीं, ये विवादित मुद्दा था, इसको अगर इस तरह उठाया गया था और कोर्ट ने तर्क टिप्पणी की, उसके तत्काल में पार्टी का ये बयान आना चाहिए था संगठन का, ये मीडिया प्रभारी आपके हैं, इसलिए टिप्पणी नहीं करिए, आज टिप्पणी करिए, आज ही तीनों निर्णय हुए हैं 12 मई को। नहीं, उस पर तत्काल आना चाहिए था। आप लोग अपने प्रधानमंत्री जी से सीखिए कि किस तरह वो तत्काल टिप्पणी करते हैं बॉलीवुड के ऊपर या क्रिकेटर के ऊपर जहाँ उंगली दिखने पे। तो उस तरीके से सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मैडम से सीखिए कि जब बटाला हाउस कांड होता है तो उनके आंख में आंसू बहते हैं, और जब राम मंदिर बनता है तो आप लोगों को बड़ा कष्ट होता है। भारत देश में राम आराध्य हैं, अगर उनके मंदिर का निर्माण नहीं होगा, कृष्ण जन्मभूमि निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पर, आप ये बताइए। आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस का मुख्य मुद्दा रहा है हमेशा से, और वही राजनीतिक चश्मा लगा के आप लोग देखते हैं हमेशा। आप बहस को दूसरी तरफ ले जा रही हैं। मैं नहीं ले जा रही हूँ, आपने इतने इल्जाम लगाए, क्या दिखाएंगे और क्या करेंगे। चलिए आपने ये तो माना कि मोदी जी हमें आगे काफी समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो वो ताजमहल हमने कुछ नहीं माना। देखिए आज ये बताइए हमें आप, नहीं कोई बात, हमें एक बात आप बताइए कि आज देश के सामने बताना ये जरूरी था कि देश का कर्ज 8 सालों में दुगना कैसे हो गया। आज ये आप बताइए, आज ये बताइए कि डीजल के और पेट्रोल के दाम, जिस समय क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे थे तो क्यों बढ़े, ये बताइए। आज गेहूं महंगा क्यों हो रहा है, आज महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये आप बताते। इसको ये जरूरी मुद्दे हैं, ये कुतुब मीनार और ताजमहल जरूरी मुद्दे नहीं है ये। चलिए आपने खंडन नहीं किया, अब आप महंगाई के बारे में अपना रोड मैप बताइए। आप और जरूरी मुद्दे देश के बारे में है, आप स्वास्थ्य सेवाएं देश की इतनी खराब हो चुकी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेके आप बताइए। किसी अस्पतालों में दवा नहीं है, सब दवा बाहर से लिखी जा रही है, ऑपरेशन के रुपए लिए जाते हैं, डॉक्टर टाइम से नहीं बैठते हैं, आप इसके बारे में बताइए। आप इसके लिए आज जरूरत देश की है। ये शिक्षा की व्यवस्था, प्राइमरी स्कूलों में मास्टर जाते नहीं है, आप उनके बारे में बताइए। आपने प्राइमरी स्कूलों के बारे में क्या किया आपने इतने दिनों में, आप उनको बताइए। आज प्राइमरी स्कूल में आपके पड़ोसी या आपके भाजपा के कार्यकर्ता प्राइमरी स्कूल बच्चे उनके पढ़ते हैं, आप बताइए। भाजपा के कितने कार्यकर्ताओं के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और क्यों नहीं पढ़ते हैं, बताइए पहले आप ये।
केवल 5 किलो गेहूं देके आप चाहते हैं कि उनको खाली उनको खरीद लें, आप उनका वोट ले लें। आप उनके बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपने लॉकडाउन 3 के दौरान आपने मदरसों को ऑनलाइन कर दिया, लेकिन प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को आपने ऑफलाइन रखा। ये आपका तुष्टीकरण है। लॉकडाउन 3 में सारे मदरसों के बच्चों को आपने ऑनलाइन अलाउ कर दिया, और प्राइमरी स्कूल के बच्चे क्या उसी पाकिस्तान के बच्चे थे क्या? ये आप बताइए। ये तो इस तरह के तुष्टीकरण आप करते हैं, तो और आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण का। तुष्टीकरण आप करते हैं, अभी आपने किया। हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम मदरसों की चिंता करेंगे। केवल अजान का लाउड स्पीकर सही है, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं बजनी चाहिए। भारत एक हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा, और वहां पर भगवान राम और हनुमान जी की पूजा नहीं होगी तो किसकी पूजा होगी? तुष्टीकरण की राजनीति का समय खत्म हो गया भाई साहब, और अब आप लोग खत्म ही रहने दीजिए, दोबारा पुनः लाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, ये मैं आप पूछना चाहता हूँ एक बात, भारत एक आप ये हिंदू बताइए, राष्ट्र है, भारतीय तो जनता आप पार्टी संविधान को भी नहीं का मानते। कोई भी संविधान की प्रवक्ता, प्रस्तावना भारतीय क्या है? जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति आप अगर अगर संविधान को किसी के मानते ऊपर हैं, गलत जिसकी टिप्पणी शपथ करता लेके, है तो वह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही बोलती है कि उनका एक व्यक्तिगत भाषण था ये। तो ऐसे आदमी को आप पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाल के फेंकते हो? अगर वो गलत कर रहा है, आप पार्टी को बाहर निकाल के फेंक दीजिए पार्टी से। नाम लेके बताइए किसने गलत किया, आपके ऊपर गलत टिप्पणी किसने करी, आप बताएं, नाम लेके बताइए। एक एक का नाम हम आपको बताएंगे तो काफी समय लगेगा। आप खुद ध्यान कर लीजिए, एक उदाहरण आप खुद ध्यान कीजिए। आपको थोड़े दिनों का हम पहले याद करा देता हूँ, थोड़े दिनों से पहले मैं याद करा देता हूँ। एक महिला को एक डकैत बोला जाता है, आपको ध्यान होगा, एक महिला को डकैत बोला जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये शब्द कहा था कि उनका एक व्यक्तिगत भाषण था, उनका एक व्यक्तिगत मामला था, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बोला है। बताइए, नाम भी मैं बता देता। अपने विषय से अलग जा रहे हैं। हम विषय से अलग नहीं जा रहा हूँ, विषय से अलग नहीं जा रहा हूँ, विषय से अलग नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं इसी मैटर पे बात कर रहा हूँ। अरुण, हाँ बताइए। जी जी जी, देखिए, हमारी वरिष्ठ भाजपा की साथी श्वेता जी ने जिस तरीके की बात की, तो क्या मैंने इस डिबेट के माध्यम से क्या न्यायपालिका के किसी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाया? बिल्कुल नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पे जो फैसला दिया स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका हम सब लोग पालन करने के लिए पूरी तरीके से बाध्य हैं। दूसरी चीज, आप देखिए कि मदरसों की अभी बात चल रही थी, उत्तर प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों का क्या हाल है जरा आप देखिए। कितने कितने महीनों से साफ सैलरी नहीं मिली थी, उसके बाद उनके यहाँ की क्या स्थिति है? इतनी दयनीय स्थिति हो गई। आपके इस 14 से कहना चाहिए ये 22 का जो ये कार्यकाल पूरा रहा, और उसके बाद योगी जी का ये दूसरा कार्यकाल, तो कहीं ना कहीं सेंटर से लेकर प्रदेश तक आपको संस्कृत विद्यालयों के लिए पूर्ववर्ती अगर किसी भी सरकार ने अपेक्षा की है तो आपको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए था। तमाम कर्मचारियों की साफ सैलरी नहीं आई है, तमाम अव्यवस्थाएं हैं, तो इसके ऊपर जरा सुचारू प्रबंधन आप लोग अपनाइए और देखिए कि धरातल पे तमाम जनहित से जुड़े हुए मुद्दे इस तरीके के हैं, आप उस पर कार्रवाई करें जो आम जनमानस को रिलीफ मिल सके। और ये जो आज का जो विषय है ये कहीं ना कहीं कानून से जुड़ा हुआ है, और कानून जो भी निर्णय लेगा हम सब लोग बाध्य हैं और मानने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें एक लाइन मैं और बोलना चाहूंगा। इस सरकार में सबसे एक अहम बात जो है वो आपको मैं अवगत कराऊंगा आपके चैनल के माध्यम से जनता को, कि आप 1 लाख भर्ती निकाल दीजिए, पेपर लीक, बस मामला कोर्ट पहुंच गया, 4-6 साल कट जाएंगे। फिर एक भर्ती निकाल दीजिए 50,000 की, पेपर लीक, फिर 25,000 की निकाल दीजिए। तो आप जितने भी युवा हैं, एक भी परीक्षा सफल नहीं हो पाई। अगर एन कैन प्रकार से परीक्षा जैसे तैसे इस सरकार ने करा भी दी तो उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। युवाओं की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। युवा जो हैं वो सब बेरोजगार हैं और ओवर एज होते जा रहे हैं, और आगे नौकरी जब उनकी ओवर एज हो जाएगी तो नौकरी के लायक ही नहीं रहेंगे। तो साथियों, आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि किसी को कोई रोजगार की बात नहीं होगी, मंदिर मस्जिद की बात होगी, हिंदू मुस्लिम की बात होगी, लेकिन रोजगार की विकास की बात नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, चलिए श्वेता जी,
जवाब दीजिए। भाई साहब ओवर एज अभी नहीं हो गए हैं। और भाई साहब सबसे बड़ी बात, आप पंजाब की ओर ध्यान दीजिए, झूमता पंजाब, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी ओवरेज नहीं आप हो गया है। उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए। ये कहाँ से आपको आंकड़े मिले ओवरेज नहीं हो गया है? भाई साहब एक मिनट, ओवरेज भाई नहीं हो साहब गया। एक मिनट, भाई साहब, अब नहीं भाई, भाई साहब, अच्छा ठीक ठीक। ये आंकड़े कहाँ से मिले आपको कि ओवरेज नहीं अभी हो गए? अभी हो गए 5 साल में। जब सपा का शासन था तब नहीं हुए थे, तब एकदम प्रॉपर सब ज्वाइनिंग हो रही थी और फटाफट भर्तियां निकल रही थी। जैसे ही नौकरी निकलती थी एक परिवार वसूली करने निकल पड़ता था। और बार बार वही बातें, मतलब एक तो हमारा जो विषय होता है हम उसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ बीजेपी को खोजना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर सपा की बात कब तक आप करेंगे? 5 साल आपको भी हो गए। क्योंकि कांग्रेस है नहीं 32 सालों से, तो हम सपा की ही बात करेंगे। आपने आप पेपर मजबूत सारे विपक्ष भी कराए, करिए, फिर हम कांग्रेस की भी बात करेंगे। आपने कितनी नौकरियां दी आपने? सपा ने किया तो आपने भी वही किया। 10 साल तो हो गए। हमने 4.25 लाख नौकरियां दी है। अब आप ना माने तो उसके लिए हम क्या करें? नहीं, आप देखिए 10 साल तो हो गए, तो युवा ओवरेज नहीं हो गया? 5 हो गए, 10 साल कहाँ हुए भाई साहब अभी? तो ओवरेज हो ही गया। देखिए कौन सा गणित आपका है ये, बताइए। कौन सा गणित आपका है ये? तो बात देखिए, जो सत्य है उसको स्वीकार देखिए, कांग्रेस करने की राज में सब कुछ बहुत अमन चैन की सब बंसी बजा रहे थे। बस जब से बीजेपी आई है पूरा देश बेहाल हो गया, एकदम से सांप्रदायिक स्थिति बन गई है। अब क्या किया जाए भाई साहब? लेकिन तब भी 32 सालों से आप सत्ता में नहीं है। इतना सुखद शासन आपका था, लेकिन अफसोस है, क्या किया जाए? ये जनता ने इतनी महंगाई। चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, श्वेता जी का, वरुण का, ध्रुव राजपूत और सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बहस पर, अगली विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।